दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों खलबली मची हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बात की चर्चा क्यों है कि नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पलट जाएंगे। क्या नीतीश कुमार ने यह सोच लिया है कि वो बीजेपी से अलग होकर एक बार फिर अपने भतीजे तेजस्वी के साथ बिहार में नई सरकार बना सकते हैं। इस बारे में चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसके पीछे एक दो वजह नहीं दोस्तों, बल्कि कई वजह हैं। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार में पलटी मारना या सत्ता में परिवर्तन कर देना नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात नीतीश के केबिन में हुई तो 30 मिनट तक चर्चा होती रही। अब बिहार के सियासी जानकार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसके लिए तेजस्वी और नीतीश कुमार 30 मिनट तक बातचीत करते रहे। वो तमाम वजह भी हमने आपको बताई थी, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार अगर ये कहते हैं कि वो दिल्ली जा रहे हैं तो इसका मतलब आप मानिए कि वो मुंबई की तरफ जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। दोस्तों, 2022 में भी नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पलटकर भाजपा से अलग हुए और तेजस्वी के साथ आ गए, लेकिन अब यानी कि 2 साल बाद सियासी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि बिहार में नीतीश कुमार तभी पलटी मारते हैं जब या तो राज्य में विधानसभा चुनाव हो या फिर देश में आम चुनाव होने वाले हों। नीतीश कुमार के लिए फैसले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की इन दिनों जो चुप्पी है, जिस तरह से नीतीश कुमार खामोश हैं, वो भी कई सवालों को खड़ा कर रहा है। अब वो फैक्टर क्या क्या है जिसकी वजह से नीतीश कुमार के पलटने की चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है बिहार में बहुत तेजी के साथ मजबूत होता पीके फैक्टर। जी हां, प्रशांत किशोर किस वर्ग को टारगेट कर रहे हैं उसको सबसे पहले आप समझिए। प्रशांत किशोर के टारगेट में है नीतीश कुमार के कोर वोटर्स, यानी कि महिला, दलित और महादलित और पिछड़े। और उसके बाद अब प्रशांत किशोर के फोकस में मुस्लिम वर्ग है। प्रशांत किशोर ने पटना में कई सम्मेलन किए महिलाओं के साथ, मुस्लिमों के साथ, यानी कि जो कोर वोट है आरजेडी के लिए उस पर वो अपना टारगेट कर रहे हैं। अब दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ है, प्रशांत किशोर जितने मजबूत होंगे उतना ही वो आरजेडी और जेडीयू को कमजोर करेंगे, यानी कि उनका टारगेट वोटर जेडीयू और आरजेडी का वोटर है। प्रशांत किशोर खुद सवर्ण है, लेकिन उनके फोकस में बीजेपी उतना ज्यादा नहीं है जितना नीतीश कुमार और तेजस्वी हैं। आप देखिए, प्रशांत किशोर के जो हमले हैं वो लगातार तेजस्वी के ऊपर है, नीतीश के ऊपर है, लेकिन बीजेपी के ऊपर कोई हमला नहीं है। और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की रणनीति को देखते हुए नीतीश कुमार यह फैसला ले सकते हैं। दूसरी एक बात जिसकी चर्चा जून से लेकर अब तक लगातार हो रही है, नीतीश कुमार की बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है, लेकिन केंद्र में जो हिस्सेदारी नीतीश को मिलनी चाहिए थी, यानी जेडीयू को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। अब ये सवाल भी दोस्तों बेहद अहम है। अब नीतीश के जो मंत्री हैं, यानी नीतीश ने जिनको मंत्री बनवाया है, ललन सिंह, वो ललन सिंह लगातार अमित शाह से मुलाकातें करते हैं, उनके साथ उनकी तस्वीरें आती हैं, नरेंद्र मोदी के साथ दिखते हैं, सदन में खड़े होकर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। ये नीतीश कुमार को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि नीतीश कुमार को याद है कि आरसीपी सिंह भी इसी तरह दिल्ली में ज्यादा सक्रियता बढ़ाने लगे थे और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हर किसी को पता है। लेकिन अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अगला कदम लेने वाले हैं। अब उस अगले कदम को समझिए। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गए तब उनको नुकसान उठाना पड़ा। 2020 का चुनाव आप देख लीजिए, बिहार में 243 सीटें हैं, लेकिन नीतीश कुमार को सिर्फ 43 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जीत पाई। अब दोस्तों, सोर्सेस के हवाले से एक खबर आई है,
वो खबर यह है कि दिल्ली दरबार को यानी गुजरात लॉबी को इस बात की भनक लग गई थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं और नीतीश की इस नाराजगी को भांपकर अमित शाह ने अपने एक दूत को नीतीश कुमार के पास भेजा और उनसे ये कहा कि बिहार में जिन 243 सीटों पर चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें 100 सीटों पर आप चुनाव लड़ लें, 100 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ ले और बाकी जो 43 सीट हैं उनमें बाकी सहयोगी दलों को बांट लिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार इस बात पर नाराज हो गए और उन्होंने अमित शाह के उस दूत को वैसे ही वापस लौटा दिया। अब दोस्तों एक बात पर ध्यान देना और जरूरी है, नीतीश कुमार पॉलिटिकल यू टर्न लेंगे या नहीं लेंगे इस बात पर जेडीयू में चुप्पी है और आरजेडी भी खुलकर ना इसका विरोध कर रही है ना समर्थन कर रही है, यानी दोनों तरफ से चुप्पी ओढ़ ली गई है। बीते काफी वक्त से न नीतीश कुमार तेजस्वी पर कोई हिट करते हैं, न तेजस्वी नीतीश कुमार को कुछ कहते हैं और 2 दिन पहले पटना में हुई मुलाकात भी चर्चाओं में है। यानी दोस्तों ये तमाम वजह और इसके साथ साथ एक और वजह जो इसमें जुड़ती है वो है जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जो फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी न मिलना और केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार का खामोश रहना, 9वीं अनुसूची के मुद्दे पर चुप रहना, ये चुप्पी नीतीश कुमार को चुभने लगी है और नीतीश कुमार को लगने लगा है कि अगर अपना और अपनी पार्टी का वजूद बचाना है तो बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अब ये बड़ा कदम सितंबर के खत्म होते होते उठा लिया जाएगा या फिर इसके लिए 2 अक्टूबर का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर बिहार की राजनीति में बहुत अहम तारीख होने वाली है। अब बिहार में क्या कुछ होगा, बिहार में नीतीश और तेजस्वी क्या एक साथ फिर से नजर आएंगे, और अगर वो दोनों एक साथ नजर आते हैं तो इसका खतरा नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक भी पहुंचेगा। इस वजह से बीजेपी भी इससे घबराई हुई है और जेडीयू हर बात पर, हर कदम पर फूंक फूंक कर आगे बढ़ रही है। यानी दोस्तों एक बात तो तय है कि चुनाव भले ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होना है, लेकिन सियासी तापमान बिहार का हाई हो चुका है। दोस्तों बिहार की इस बेहद बड़ी खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।